नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यू पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है आवर चेंजिंग अर्थ। हमारी अर्थ पर डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ा था। डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स, इट मे बी प्लेन्स, इट मे बी माउंटेन, प्लेट्यू एंड सो ऑन। डिफरेंट तरह के लैंड फॉर्म्स हैं, लेकिन दे आर सर्टेन एजेंट्स दैट वर्क ऑन आवर अर्थ, जिसकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। नए लैंडफॉर्म्स बनते हैं, पुराने लैंडफॉर्म खत्म हो जाते हैं और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। तो ये कौन कौन से एजेंट्स हैं जो हमारी अर्थ पर वर्क करते हैं और किस तरह से ये हमारे लैंडफॉर्म्स को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की चैप्टर की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिथोस्फीयर के बारे में। तो हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो हमारी अर्थ है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। सेंटर में कोर, उसके ऊपर मेंटल, फिर ऊपर क्रस्ट सबसे ऊपर, देन मेंटल, उसके बाद कोर। तो जो हमारा लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्रस्ट प्लस टॉप मेंटल, दो लेयर से बनके बना होता है। क्रस्ट और मेंटल का टॉप मोस्ट पार्ट। ठीक है, अब बात करते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स की। जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इट इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स। कुछ मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं। इन प्लेट्स के बारे में डिटेल्स में हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम मान के चलते हैं कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो प्लेट्स से बना हुआ है और प्लेट्स का मूवमेंट होता रहता है। प्लेट्स कभी स्टेबल नहीं होती हैं, इनका मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, और प्लेट्स मूव करती हैं एस्थीनोस्फीयर के ऊपर। एस्थीनोस्फीयर, टॉप जो मेंटल है उसके ऊपर एस्थीनोस्फीयर, मोल्टन लावा होता है यहाँ पे, मैग्मा, उसकी वजह से ये मूव करती है। ठीक है, तो अर्थ पर डिफरेंट एजेंट्स वर्क करते हैं, जैसे हमने बताया। तो इन एजेंट्स को, इन फोर्सेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। जो अर्थ के अंदर ऑपरेट करती हैं फोर्सेस, उनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, और जो अर्थ के बाहर ऑपरेट करती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस भी दो प्रकार की हो सकती हैं, सडन फोर्स हो सकती है और डायस्ट्रोफिक फोर्स हो सकती है। डायस्ट्रोफिक मीन्स स्लो फोर्स। जो सडन फोर्सेस हैं उसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनोज आते हैं और लैंडस्लाइड्स हो सकता है। और जो डायस्ट्रोफिक फोर्स है उससे माउंटेन बिल्डिंग, माउंटेन बनने की प्रक्रिया है जो वो होती है। जैसा हमने पढ़ा था पहले भी, माउंटेन्स बहुत स्लो बनते हैं, कई हजारों साल में माउंटेन बन पाते हैं। तो ये फोर्सेस बहुत स्लोली एक्ट करती हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं इरोजन और डिपोजिशन। हमने पुराने चैप्टर्स में भी पढ़ा था। डिपोजिशन की वजह से आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो डिपोजिशन से ही बनती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो जो ये दो प्रोसेस हैं, इरोजन और डिपोजिशन, कई सारे लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। और जो डिफरेंट एजेंट्स हैं इनकी वजह से ये काम करते हैं, वो है रिवर्स, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। अब एक एक करके हम इन सब एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और इन डिफरेंट फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वोल्केनोज की। तो वोल्केनो कैसे बनते हैं या कैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वोल्केनो इज ए वेंट इज ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। देखिए, ये है हमारा अर्थ क्रस्ट, दिस इज क्रस्ट, और दिस इज टॉप पोर्शन ऑफ मेंटल, और दिस वन इज क्रस्ट। तो जो मोल्टन मैग्मा है इस पोर्शन में रहता है। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन में जहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज है, तो वहाँ पे एक वेंट क्रिएट होता है, जैसे ऊपर राइज होता है, और इसमें से हमारा जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर निकलता रहता है और डिपोजिट होता रहता है। ठीक है, बाहर निकलता रहता है और कोल्ड होके डिपोजिट होता रहता है। ठीक है, और इसमें से एक वेंट ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, डिफरेंट वेंट क्रिएट हो जाते हैं, और ऊपर से गैसियस इवॉल्व
होती हैं, गैसेस और लावा निकलता है। ठीक है, नॉर्मली स्लो प्रोसेस भी हो सकता है और सडन प्रोसेस भी हो सकता है। सडन प्रोसेस होगा तो एकदम से इरप्शन होगा, वोल्केनिक इरप्शन जिसे बोलते हैं। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन से डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है। अगर ये स्लो प्रोसेस है तो धीरे धीरे निकलता रहता है, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन तो होती है लेकिन कंपेरेटिवली कम डिस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि हमें टाइम मिल जाता है इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका वोल्केनोज। अब सेकंड बात करते हैं अर्थक्वेक की। तो जैसे हमने पढ़ा था अर्थ की प्लेट्स के बारे में, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा था। जब प्लेट्स का जब मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से सरफेस पे वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और इसी वाइब्रेशन को हम बोलते हैं अर्थक्वेक। अर्थ की जो प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं, इनका मूवमेंट होता है। इन मूवमेंट की वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और इस वाइब्रेशन की वजह से ही अर्थक्वेक आता है। जो जहां से ये वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। जो अर्थ के अंदर जो पॉइंट है वो फोकस कहलाता है, और अर्थ के सरफेस पे इसके जस्ट ऊपर परपेंडिकुलरली ऊपर ऑन द सरफेस जो पॉइंट होता है दैट इज एपिसेंटर। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जहां से ये मूवमेंट स्टार्ट होता है अर्थ के अंदर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, और फोकस के जस्ट ऊपर मींस फोकस के परपेंडिकुलरी और अर्थ के सरफेस पर जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज वेव्स। डिफरेंट वेव्स की फॉर्म में वाइब्रेशन आउटवर्ड्स ट्रेवल करता है। और डिफरेंट वेव्स कौन कौन सी होती हैं? पी वेव्स हैं हमारी, एल वेव्स हैं और एस वेव्स हैं। डिफरेंट तरह की वेव्स हैं। इस वेव्स के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये इतना ध्यान रखिए कि 3 तरह की ये वेव्स होती हैं, और जो ग्रेटेस्ट डैमेज होता है वो एपिसेंटर के पास में ही होता है। जैसे जैसे एपिसेंटर से दूरी बढ़ती जाती है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन डैमेज कम होता जाता है। जैसे न्यूज़ में ही हम सुनते हैं कि कोई अर्थक्वेक आया और उसका एपिसेंटर अफगानिस्तान में था, कांधार में था। तो जहाँ पे इनका एपिसेंटर्स है वहाँ पे ज़्यादा डैमेज होता है और दूर डैमेज कम होता है। और अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को हम नापते हैं रिक्टर स्केल पे, रिक्टर स्केल पे। ठीक है, इसको बोलते हैं भूकंप की तीव्रता। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लैंडफॉर्म्स की। लैंडफॉर्म्स की बात करने से पहले हम 2 प्रोसेस पढ़ लेते हैं, वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। पहले भी पढ़ा था लास्ट चैप्टर में मैंने। जो अर्थ टूट जाती है, टुकड़े हो जाते हैं, कोई भी एजेंट्स में वर्क कर सकते हैं। सनशाइन है, आपकी केमिकल एक्शन है, बारिश है, रेन है, इसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। और इरोजन क्या है? इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। जो ये रॉक्स ब्रेक हो जाती हैं, इनको भागकर ले जाना एक तरह से दूसरी जगह पे बाय द एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। दिस इज नोन एज इरोजन। ठीक है, द इरोडेड मटेरियल कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एटसेट्रा एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड। यहाँ से भाग के ले जाते हैं और कहीं डिपोजिट हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये प्रोसेस हमारा इरोजन और डिपोजिशन का जो प्रोसेस है, इसकी वजह से ही कई प्रकार के लैंडफॉर्म्स अर्थ के सरफेस पर डेवलप होते हैं। तो चलिए बात करते हैं रिवर की। द रनिंग वाटर इज द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। जो रनिंग वाटर है अगर लैंडस्केप पे पड़ता है तो उसको इरोड कर देता है। व्हेन द रिवर फॉल्स सडनली एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन ए स्टीप वैली साइड, इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल। जैसे कोई भी एक स्टीप रॉक है, इस तरह से कोई स्टीप रॉक है, ठीक है, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है ऐसे, ठीक है, और ये सडनली नीचे जाएगी। तो इस तरह से जो फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं वाटरफॉल। ठीक है, दिस इज नोन एज वाटरफॉल। किसी एक वाटरफॉल का एग्जांपल बताइए।
जैसे जॉग वाटरफॉल। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर की व्हेन इट इंटर्स इनटू प्लेन्स। जब रिवर प्लेन्स में इंटर करती है तो इट ट्विस्ट्स एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नाउन एज मिएंडर्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मिएंडरिंग। ठीक है, जैसे ये रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है और ये ट्विस्ट एंड टर्न होती है, ये जो ये फॉर्म बना रही है इसको हम बोलते हैं मिएंडर्स। ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मिएंडर, द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप कम्स क्लोजर एंड क्लोजर। अब जैसे ये रिवर यहाँ से फ्लो करेगी तो इधर को कटिंग करेगी, इस पोर्शन की कटिंग करेगी और यहाँ पे डिपोजिशन होगा। लाइकवाइज इस पोर्शन की कटिंग होगी और इस साइड में डिपोजिशन होगा, तो ये कटिंग होती जाएगी, कटिंग होती जाएगी, तो ये एंड्स क्लोज आते रहेंगे। द एंड्स ऑफ द मिएंडर लूप कम्स क्लोजर। ठीक है, एक स्टेज ऐसी आएगी यहाँ पे पूरा कटिंग हो जाएगा और ये रिवर मर्ज हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो जो ये पोर्शन है हमारा, ये वाला पोर्शन, ये कट जाएगा यहाँ से। ठीक, ये पोर्शन कट जाएगा, ये पोर्शन अलग हो जाएगा। तो इस तरह का जो कट ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, कट ऑफ लेक बनती है, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक। तो ये जो पोर्शन बनेगा, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक। ठीक है, हमने पढ़ लिया मिएंडर के बारे में, ऑक्सबो लेक के बारे में पढ़ लिया, हमने वाटरफॉल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स इट लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। जैसे कई बार रिवर्स ओवरफ्लो करती है, पानी ज्यादा आता है तो इसके बैंक्स को तोड़कर ओवरफ्लो करती है, बाहर बहने लग जाती है। एज इट फ्लड्स इट डिपोजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक। ये देखिए रिवर है एक, ठीक है, ये रिवर के बैंक है। जब रिवर फ्लड आता है तो इस बैंक्स को तोड़ के रिवर बाहर निकल जाती है। ठीक है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, और जो अपने साथ जो सेडिमेंट्स बहा के ला रही होती है रिवर, इस सेडिमेंट्स को यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है जगहों पे। ठीक है, और जब वापस चली जाती है रिवर तो अपने फ्लो में सीधे चली जाती है। ठीक है, तो ये जो फर्टाइल प्लेन्स क्रिएट हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन। एक बार फिर से समझते हैं। ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, ये नॉर्मल फ्लो है रिवर का, दिस वन इज नॉर्मल फ्लो। ठीक है, ये रिवर्स के बैंक्स हैं दो। ठीक है, अब फ्लड के टाइम पे रिवर इन बैंक्स को तोड़ के ओवरफ्लो करती है। ठीक है, बैंक्स को तोड़ के ओवरफ्लो कर रही है और अपने साथ जो सेडिमेंट्स बहा के लाती है उसको डिपॉजिट कर देती है यहाँ पे। और जब ये फ्लड चला जाता है तो रिवर अपनी मेन स्ट्रीम में आ जाती है, बैंक्स के अंदर ही। और लेकिन यहाँ पे जो प्लेन्स में सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, इन प्लेन्स को बोलते हैं हम फ्लड प्लेन्स। ठीक है, और जो सेडिमेंट्स की डिपोजिशन है फ्लड के साथ, मतलब ये पोर्शन इस डायरेक्शन में फ्लड आएगा तो जो ये एंड्स हैं यहाँ पे ये रेज्ड हो जाएंगे, थोड़े से उभरे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट्स की डिपोजिशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं लेवीज। ठीक है, फ्लड प्लेन के बारे में पढ़ लिया हमने, फ्लड प्लेन्स के बारे में, ये हो गए लेवीज। अब बात करते हैं डेल्टा फॉर्मेशन की। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, अब जैसे रिवर है, ये रिवर फ्लो कर रही है, प्लेन्स में आ गई, प्लेन्स के बाद में इट इज अप्रोचिंग टू सी। अब समुद्र के पास जब रिवर पहुंचती है तो फर्स्ट तो इसका फ्लो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप नहीं होता है, स्लोप कम होता है, तो जिसकी वजह से स्लोप कम हो जाता है, सॉरी स्पीड कम हो जाती है। और जो सेडिमेंट्स बहा के लाती है रिवर अपने साथ, उसका डिपोजिशन होने लगता है। जैसे यहाँ पे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होने लगा तो क्या करेगी रिवर, अपना रास्ता बदल देगी। एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी इधर चली जाएगी, एक डिस्ट्रीब्यूटरी इधर चली जाएगी। ठीक है, और फर्दर ये रिवर है तो यहाँ पर भी डिपोजिशन होने लग गया। मान लीजिए यहाँ पे सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हुआ तो एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी इधर चली गई, एक डिस्ट्रीब्यूटरी इधर चली गई। लाइकवाइज यहाँ पे भी डिपोजिशन हुआ, एक डिस्ट्रीब्यूटरी इधर चली गई, एक डिस्ट्रीब्यूटरी इधर चली गई। ठीक है, यहाँ डिपोजिशन हुआ फर्दर, तो ये ब्रांचिंग होगी रिवर की यहाँ पे।
ठीक है, रिवर की ब्रांचिंग हो जाती है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। तो इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं डेल्टा। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ये रिवर है, कोई रिवर फ्लो कर रही है। अब जब इसका समुद्र के पास जाती है तो क्योंकि स्लोप कम हो जाता है और ये सेडिमेंट्स अपने साथ भाग के लाती है बहुत सारा, तो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो जाता है। तो यहाँ पे जब फ्लो कम होगा तो सेडिमेंट डिपोजिट हो गए, और डिपोजिशन की वजह से रिवर ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी ये हो गई, एक डिस्ट्रीब्यूटरी ये हो गई, ठीक है। फर्दर इस डिस्ट्रीब्यूटरी में भी अपना डिपोजिशन शुरू किया, तो एक ब्रांच ये बन गई, एक ब्रांच ये बन गई। लाइकवाइज इसकी ब्रांचेस बनती जाती हैं, तो इस ब्रांचेस को हम बोलते हैं डेल्टा फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वर्क ऑफ सी वेव्स। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स, ठीक है। अब डिफरेंट कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम सी केव्स के बारे में। केव्स मतलब गुफाएं। समुद्र की लहरें चलती हैं, रॉक्स के टकराती हैं, रॉक से टकराएंगी तो क्रैक्स डेवलप होते हैं। ओवर टाइम दे बिकम्स लार्जर एंड वाइडर, दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी वेव्स, सी केव्स सॉरी। देखिए अब रिवर से टकरा, जो भी इसकी समुद्र की लहरें आती हैं रॉक से टकराती हैं, ठीक है, रॉक से टकराएंगी तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम केव्स, ठीक है, सी केव्स। As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arcs. अब जैसे ये केविटीज है, इसके अंदर पानी जाता जाएगा तो ये बहुत बढ़ती जाएंगी और इस चट्टान के आर पार हो जाएंगी, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं आर्क, ठीक है। पहले ये था केवल केव्स था, अब ये कन्वर्ट हो गया आर्क में, ठीक है। फर्दर इसमें पानी जाता जाएगा, इस एंड की भी कटिंग होती जाएगी और लहरें बढ़ के जाएंगी, ऊपर तक भी आ सकती हैं लहरें, तो ये पोर्शन भी धीरे धीरे कट ऑफ हो जाएगा। तो फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट, दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स, ठीक है। अब ये वॉल, इसका जो रूफ है वो भी इरोड हो जाएगा, केवल वॉल्स बचेंगी, ये बचेगी वॉल और ये वॉल बचेगी। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बचेगा। जैसे पहले था ये रूफ था इसका, ये रूफ था, ये रूफ ब्रेक हो गया धीरे धीरे, तो ये स्ट्रक्चर बचा केवल। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टैक्स, ठीक है। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। रॉकी कोस्ट, स्टीप रॉकी कोस्ट, समुद्र के किनारे एक चट्टान है बिल्कुल स्टीप, स्टीप मतलब इसका स्लोप बिल्कुल ऑलमोस्ट 90 डिग्री पर है, इस तरह की चट्टानों को हम बोलते हैं सी क्लिफ। द सी वेव्स डिपोजिट्स सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। जब समुद्र की जो वेव्स चलती हैं तो अपने साथ में सेडिमेंट्स बहा के लाती हैं और समुद्र के किनारे उसको डिपोजिट कर देती हैं। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है सेडिमेंट डिपोजिशन की वजह से, उस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं बीच, ठीक है। ये तो सी वेव से डिफरेंट टाइप्स के जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं उसके बारे में बात कर ली हमने। अब बात करते हैं वर्क ऑफ आइस। तो पहले एक टर्म यूज किया है हमने ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर्स आर द रिवर ऑफ आइस, मतलब बर्फ की नदियां हैं ये। क्योंकि यहाँ पे जिस जगह पे ये रिवर ग्लेशियर्स फ्लो करते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, डेट इज बिलो जीरो। इसकी वजह से रिवर्स में आइस जम जाती है और आइस की रिवर को हम बोलते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर जब मूव करते हैं तो इट इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। अब जहाँ से ये फ्लो करते हैं ग्लेशियर्स, वहाँ पे जो भी सॉइल है या स्टोन है उसको पूरा इरोड कर देते हैं वहाँ से, और केवल चट्टान बचती है वो, ठीक है। और कई बार तो इनका फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि इट कार्व आउट डीप होलोज। सपोज ये एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस पे ये कुछ सॉइल है, सॉइल पे कुछ वेजिटेशन भी है, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर हैं,
इस तरह के। लेकिन जब ये फ्लो करता है, ग्लेशियर फ्लो करता है, तो इस सब को इरोड कर देगा, ठीक है, इस सब को इरोड कर देगा, वहीं सांसें हटा देगा। तो ये केवल चट्टान बचेगी, सॉलिड चट्टान। और कई बार तो क्या होता है कि इसमें भी डीप होलो कर देते हैं, मतलब इस चट्टान के भी डिफरेंट जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं उसको बहा ले जाते हैं अपने साथ, ठीक है, तो ये होलो क्रिएट हो जाते हैं। और जब टेम्परेचर बढ़ता है, व्हेन द आइस मेल्ट्स, जो ये होलो क्रिएट हुए दे गेट्स फिल्ड विद वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स में ये लेक बन जाती हैं डिफरेंट। The material carried by the glaciers, such as rocks, big and small, sand and silt, gets deposited. These deposits forms glacial moraines. जो ग्लेशियर्स अपने साथ में रॉक्स को बहाते हैं, सैंड, सिल्ट, वो कहीं पे एक स्थान पे जाके डिपोजिट हो जाती है, और दीज डिपोजिट्स फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं वर्क ऑफ विंड। विंड तो हर जगह ही वर्क करती है, लेकिन जो विंड का इन्फ्लुएंस है सबसे ज़्यादा डेजर्ट लैंड में होता है, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट में सैंड है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। मशरूम की कैसे शेप होती है, ये मशरूम की शेप है, तो रॉक्स यहाँ पे मशरूम की शेप से मिलते हैं, क्योंकि जो विंड चलती है उसके लोअर सेक्शन को इरोड कर देती है एज कंपेयर टू अपर पोर्शन भी इरोड होता है, लेकिन लोअर पोर्शन ज़्यादा इरोड होता है। इसकी वजह से ये मशरूम रॉक्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इनका नैरो बेस होता है और वाइडर टॉप होता है। व्हेन द सैंड विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपोजिटेड इन लो हिल लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। देखिए, जब विंड चलती है तो जो सैंड है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसको अपने साथ बहा के ले जाती है और एक जगह सेटल डाउन कर देती है, ठीक है, एक जगह सेटल डाउन कर देती है। यहाँ पे सेटल डाउन हो गया डिफरेंट एरियाज में। तो इस तरह के जो छोटे हिल टाइप के जो स्ट्रक्चर बनते हैं, इसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स, ठीक है। When the grains of sand are very fine and light, सैंड के जो पार्टिकल्स हैं अगर बहुत छोटे हैं और हल्के हैं, द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लंबे दूर तक जा सकते हैं। When such sand is deposited in large areas, it is called loess. सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़ा हमने। सैंड ड्यून्स क्या है, एक छोटे हिल लाइक स्ट्रक्चर है, और जो लॉइस है वो एक बहुत बड़े एरिया में डिपोजिशन है, ठीक है, बहुत बड़े एरिया में डिपोजिशन है इस तरह का, तो इसको हम बोलते हैं लॉइस। लॉइस फॉर्मेशन के लिए जो सैंड पार्टिकल्स हैं बहुत फाइन होने चाहिए और लाइट होने चाहिए, ठीक है, और इट शुड बी कैरीड अवे ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया विंड से डेजर्ट में डिफरेंट टाइप्स के लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसके बारे में, ठीक है। इसके साथ ही आज का ये चैप्टर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।